मैं सबसे पहले युवाओं के रोजगार पर और सरकार द्वारा की गई भर्तियों के बारे में ये निवेदन करना चाहता हूं कि आपने खूब पेपर लीक की पर बात कही, खूब इसका प्रचार प्रसार किया, लेकिन जो जितना प्रचार प्रसार किया है उस प्रकार की कोई उपलब्धि नहीं। हमारे तत्कालीन सरकार द्वारा जो कानून बनाया उसके तहत जो काम होना चाहिए था वो काम आपने नहीं किया और बहुत से ऐसे पेपर माफिया बचे हुए हैं। झूठा इल्जाम कांग्रेस पर लगा रहे हो, ये बात गलत है। नंबर 2, आपने ये कहा है कि हमने 1 लाख युवाओं को नियुक्ति दी। ये हमारी तत्कालीन कांग्रेस सरकार की समय पाइपलाइन में थी और विभिन्न लिटिगेशन के कारण ये भर्तियां पूरी नहीं हो पाई, उसकी आप वही लूट रहे हो। इसके अलावा आपने 1,54,547 पदों की भर्ती प्रक्रिया में बताई है और नवीन युवा नीति में 1 लाख की आपने कैलेंडर जारी किया है कि आप 2,54,547 की भर्तियां कर लोगे। ये सिर्फ आंकड़ों का मोजाल है और लोगों को और जनता को और युवाओं को गुमराह कर रहे हो। ये बात गलत है। आप 1 लाख की भर्ती नहीं कर पाओगे, ये मेरा आपको चैलेंज है हमारी ओर से। इसके अलावा युवाओं को अन्य ट्रेनिंग वगैरह सिर्फ औपचारिकता पूरी हो रही है, उससे उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। विशेष तौर से शिक्षा नीति पर बात करना चाहूंगा कि सामाजिक परिवर्तन व उज्जवल भविष्य को आधारशिला शिक्षा को माना है, जबकि विगत 3 साल पहले 4 साल पहले तत्कालीन सरकार हमारी सरकार ने जो स्कूलें सीनियर सेकेंडरी में कर्मोन्नत की, आज तक आपने उनमें लेक्चरर और सेकंड ग्रेड के पद नहीं स्वीकृत किए। जबकि मैं ये कह सकता हूं, जीता जागता नमूना मेरा विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ की बहुत सी ऐसी स्कूलें हैं जहां आज तक वो पद नहीं है। जिले में भी है, राजस्थान में भी है। क्या आप शिक्षा में क्या नया परिवर्तन, क्या नए आयाम स्थापित किए, ये खोखली बात है। इसके अलावा आज स्थानांतरण की नीति, हालांकि सरकार का प्रिविलेज अधिकार है, लेकिन आज परीक्षाएं ऊपर है, तबादले किए जा रहे हैं, सारे लेक्चरर प्रिंसिपल कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। ये शिक्षा नीति के विपरीत काम सरकार कर रही है। इसके अलावा कितने भवन जर्जर है, उनकी रिपेयर की कोई व्यवस्था नहीं। कि भीलवाड़ा में कैजुअलिटी हुई, उसको कई दिन बुनाया गया और उसके लिए बहुत सी घोषणाएं की गई, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरो। न रिपेयर हुई, न नए भवनों की व्यवस्था की कोई लाइन डाली गई और न कोई एक काम जरूर किया है, उसके नाम पर आपने छोटे छोटे स्कूलों को बड़ी स्कूलों में मर्ज कर दिया। जो 3-3 किलोमीटर ढाणियों से हमारे बच्चे वहां पढ़ने के लिए आते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं। गांव और गरीब का इसमें शोषण हो रहा है। ये आपकी शिक्षा नीति है। इसके अलावा उस शिक्षा में आज इस कॉलेजों की ये हालत है, वहां प्रिंसिपल नहीं है, वहां लेक्चरर नहीं है, वहां भवन नहीं है और 25, 30 से 40 साल पहले भवन बने, उनकी अब तक रिपेयर की व्यवस्था नहीं की गई है और आज भी उस शिक्षा में बच्चे बाहर बैठ के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। यह है उपलब्धि। सिर्फ ड्रेस कोड बदलना, ड्रेसों की घोषणा करना, जबकि किसी भी स्कूल में अभी तक ड्रेस बच्चों को नहीं मिली है। ऐसी स्थिति में मैं ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा जो आपने उज्जवल भविष्य का आधारशिला माना है, ये एक खोखली घोषणाएं हो रही है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज बहुत सी ऐसी टेक्निकल कॉलेज है जहां रोजगार उन्मुख शिक्षा दी जाती है। आज हालात ये, जिले में एक टेक्निकल कॉलेज है, उसमें लेक्चरर नहीं है और वो जंगल में लावारिस की तरह पड़ी है और उसमें बच्चों का, पढ़ने वालों का नामो निशान तक नहीं है। ये स्थिति है टेक्निकल कॉलेजों की। इसके अलावा अब मैं विशेष तौर से ये कहना चाहूंगा कि किसानों की बात पर, किसान को मुआवजा, ये सरकार किसान को मुआवजा नहीं दे पाई। 2021 का मुआवजा निरस्त किया, 2023 फसल का मुआवजा अभी भी खरीफ का बकाया है। इसका हमारे जिले में आंदोलन हुआ जिसमें सारे हम विधायक थे, हमारे MP साहब थे और शिक्षा मंत्री, ये कृषि मंत्री जी की यहाँ मीटिंग हुई कृषि भवन में और ये तय हुआ स्टेक की बैठक में ये सारी कार्रवाई कर दी जाएगी। आज 3 महीने हो गए, कुछ भी नहीं हुआ।
इस प्रकार से सरकार झूठे वादे करने में मास्टरपीस है और 24 और 25 का मुआवजा अब तक किसान को नहीं दिया गया। 3,000 रुपए की मुख्यमंत्री किसान निधि 3,000 रुपए देने से किसान की बेबूदी नहीं बढ़ सकती, ये बात गलत है। इसके अलावा कृषि मंत्री जी बहुत बार कहते हैं कि हमने यूरिया डीएपी टारगेट के मुताबिक दिया है, फसल की बुआई के मुताबिक दिया है। मैं ये कहता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में पूरे चूरू जिले में लंबी लंबी कतारें लगी है और किसानों ने मजबूरी से हाईवे जाम किया है और 2,500 रुपए में लास्ट में ब्लैक में खाद डीएपी खरीदी है, यूरिया खरीद रहे और हम कह रहे हैं किसान की बेबूदी। किसान धरती का पुत्र है, धरती चीर करके अपने लिए अनाज की व्यवस्था करता है। सिर्फ मायाजाल आंकड़े दिखाने से कोई सरकार की वाहवाही नहीं होती। धरती और ग्रास रूप कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने किसान के लिए बहुत कुछ किया जिसको आप भुलाने के लिए इस प्रकार के आंकड़े पेश कर रहे हो। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कृषि आदान पूरे राजस्थान में अतिवृष्टि हुई, हमारे चूरू जिले में जबरदस्त अतिवृष्टि हुई। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 150 mm 4 बार बारिश हुई। सुजानगढ़ में 250 mm बारिश हुई। हमारे प्रभारी मंत्री जी देख के आए, सारी फसलें बर्बाद हो गई। तारानगर में 150 mm बरसात 3 बार हुई, जिला चूरू में हुई, लेकिन हुआ क्या? कोई कृषि आदान नहीं। क्यों? कि पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाकर और जो दिखाया उन्हें खराबा, वो मात्र 20% खराबा दिखाकर और इसको वाई कर दिया गया और 1 पैसा किसानों को कृषि आदान नहीं मिला। किस बात की किसान की बेबूदी की ये सरकार बात कर रही है? आज किसान के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया। ये भी प्रसाद भी पूछेगी कि विधायक कांग्रेस का या बीजेपी का, ये बहुत गलत बात है। इसलिए मैं ये देना चाहता हूं। इसके अलावा एमएसपी पर खरीद शुरू की, समय से एक महीने बाद में शुरू की। उस टाइम तक किसान मूंगफली 4 और 4,500 और 5,000 में बेच चुका। आज 7,500 मूंगफली है। आपकी एमएसपी के भरोसे नहीं है, आपकी सरकार के भरोसे नहीं है। किसान मूंग 40% खराबे के आधार पर ग्रेडिंग हो रही है। फिर आप कह रहे हो कि कृषि आदान की वहां आवश्यकता नहीं है। 20% खराबा हुआ। आज मूंग को सबसे ज्यादा फसल मूंग और मोठ की खराब हुई है और ग्रेडिंग में 40% खराबा सरकार मान करके खरीद रही है मूंग। तो मेरे को ये बताइए कि वहां कृषि आदान कैसे नहीं मिला? क्या ये पक्षपातपूर्ण जिले के साथ नहीं हुआ? चूरू जिले के लिए साथ, ये भी किसान के साथ अन्याय, ये राजनीति है, इसको बंद करो। मैं इसके अलावा ये भी कहना चाहता हूं कि एमएसपी में लाइनें लगी हुई है, 100 गाड़ियां खड़ी है, खरीद नहीं हो रही है। खरीद छोटी मोटी हो गई तो वेयर हाउस से गाड़ियां वापस आ रही है। किसान 15 दिन इंतजार कर रहा है, कह रहे कि वेयर हाउस नहीं ले रहा है। लेने का मतलब है कि गंभीर भ्रष्टाचार हो रहा है और ऊपर तक लिप्त है। इसलिए वेयर हाउस से गाड़ियां वापस आ रही है और किसान की फसल नहीं खरीदी जा रही है और 15 दिन बाद में उनका समय समाप्त हो जाएगा। ये किसान के साथ न्याय हो रहा है, इसलिए इसको रोकने का कार्रवाई होनी चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा किसान को ऋण सहकारी समिति अल्पकालीन ऋण ब्याज मुक्त 10 और 15,000 रुपए एक सहकारी समिति किसान को देती है। 10 और 15,000 में खेती हो जाएगी। 10,000 रुपए में तो बीज ही नहीं आता। मैं ये कहना चाहता हूं, जो डीएपी और यूरिया की स्थिति है, यही आपके किसान को देने वाले ऋण की स्थिति है। इसलिए फसल बीमा वाली मैंने कह चुका। इसके अलावा सहकारिता की बात करें, प्लीज सदस्य समाप्त कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना जल्दी समय समाप्त हो गया, फिर क्या बोलेंगे? अब अगले समय में बोलना। मेरी बात सुन लो। महानरेगा में 2.5 साल हो गई, आज तक पंचायतों को भुगतान नहीं किया आपकी सरकार आने के बाद में। और उसका महात्मा गांधी को आप ग्राम स्वराज्य की उदाहरण की बात करते हो और उन्हीं का नाम हटाते हो। अभी कह रहे राम जी आपसे ज्यादा हम मानते हैं। आप राम जी करके गांधी जी को बुलाना चाहते हो। मेरी बात सुन लो, 1 मिनट। श्री कुलदीप जी, मेरा कहने का मकसद है कि इस प्रकार से 60 और 40 के आधार पर आप ये नरेगा चलाना चाहते हो। 40% पैसा
राज्य के पास होगा और नई नरेगा चलेगी और ग्रामीण मजदूर के साथ ये भयंकर अन्याय है। इस संशोधन को वापस लिया जाए। आप जब पेंशन नहीं दे सकते, समय पर भुगतान नहीं कर सकते बकाया पेमेंटों का, और आप 40% राशि दे करके और स्टेट में नरेगा चला दोगे, हो गया इस प्रकार ये ग्रामीण जनता के साथ अन्याय है। इस संशोधन को वापस लिया जाना चाहिए। चलो ठीक। इसके अलावा ये भी कहना चाहूंगा कि चूरू जिले को यमुना का पानी मिले। कब मिलने लगा था? जब सरकार आई उस दिन से मिलने लगा। अब तो डीपीआर तैयार नहीं हुई और ये भी तय नहीं है कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा, सिर्फ आंकड़ों का जाल है। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है आपने मुझे कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रदेश की सरकार, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को 2 साल पूर्ण होने पर सरकार के साथियों को साथ साथ प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि राजस्थान की सरकार, भजनलाल शर्मा जी की सरकार का सफलतम 2 वर्ष का कार्यकाल हमने पूर्ण किया है। और मैं कुछ लाइनों से अपनी बात का प्रारंभ में शुरुआत करूंगा। ये अभिभाषण नहीं, एक जिंदा मिसाल है। राजस्थान का विकास अब लगता कमाल है। कुछ लोगों को तो बस कमियां निकालनी, पर राजस्थान के दिल में बसे भजनलाल हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं ऐसे विधानसभा क्षेत्र से आता हूं जिसका संबंध महाभारत काल के इतिहास से जुड़ा हुआ है। अशोक सम्राट जैसे महान व्यक्ति का भी क्षेत्र से आध्यात्मिक संबंध रहा है, जिसका नाम विराटनगर है। महोदय, इस राजस्थान की विधानसभा में ये प्रदेश की जनता का विकास का मंदिर है। और मैं कुछ उदाहरण के साथ अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये शौर्य की धरती, ये स्वाभिमान की धरती, और इस धरती के कण कण में त्याग, तपस्या और बलिदान की खुशबू आती है। और यहाँ लोक देवियों, लोक देवताओं ने जन्म लिया है। उनकी कृपा दृष्टि से हमारे हर संकट का समाधान हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ 2 वर्ष का जो हमारी सरकार का समय व्यतीत हुआ है, उसमें बहुत सारा विकास हुआ। हमने विजन के साथ में विकास के काम करवाए हैं। माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने युवाओं का भरोसा हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जीतने का काम किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता और विश्वसनीयता को पुनः स्थापित कर हमने प्रदेश के युवाओं के मन में संदेह और निराशा के बादल हटाए हैं। पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने एसआईटी के माध्यम से लगातार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की है। मैं बार बार देख रहा हूं, विपक्ष के द्वारा कई महानुभावों ने, कई विधायकों ने अपनी बात रखी है। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। जब पेपर लीक घटनाक्रम की बात आती है तो आप किस प्रकार से चिंता आपकी बढ़ जाती है, लेकिन चिंता बढ़ना स्वाभाविक है साथियों। इसी का नतीजा है विगत 2 वर्षों में पेपर लीक की एक भी घटना हुई नहीं। और डम्मी अभ्यर्थियां, फर्जी डिग्री व परीक्षा संबंधी अन्य अनियमितताओं के मामले में बहुत सारी, लगभग 140 एफआईआर दर्ज हुई हैं। लगभग 420 आरोपियों को जेल में डाला गया। और अभी तो समय का इंतजार करिए, बहुत कुछ ऐसे लोग उसमें आने से बाकी हैं जिनका नंबर आने भी वाला है। इसलिए चिंता बढ़ना तो स्वाभाविक है ही। माननीय सभापति महोदय, मुझे कुछ 2 लाइनें विपक्ष की जो चिंता बढ़ रही उस पर याद आ गई। और इनकी साजिशें कामयाब नहीं हुई, इसलिए हमारा विकास का पहिया वीक नहीं हुआ। हमारी ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत क्या होगा जनाब? दर्जनों परीक्षा हो गई मगर कोई पर्चा लीक नहीं हुआ। यह हमारी राजस्थान की सरकार का विजन है। महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, पहली बार किसी सरकार के द्वारा आजादी के बाद
1952 में पहला आम चुनाव हुआ। अगर चुनाव में सबका जिक्र करूं, 1952 में, 57 में, 62 में, 67 में, 72 में, देखिए मुझे ये तो आप इसको दिखाते रहिए, लेकिन एक भी तथ्यात्मक रिपोर्ट आपके पास नहीं है जो राजस्थान की हमारी सरकार के समय में को पेपर लीक हुआ हो। विपक्ष भी बताएगा, महोदय भी बताएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सरकार का वार्षिक कैलेंडर जारी किया और जारी करने के बाद भर्तियां करवा रहे हैं। इससे पारदर्शिता का काम हो नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति महोदय, 1 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी मिली है। अब कांग्रेस की तो हालत हो गई कि जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है। अब आपको राज कैसे आ सकता है? 1 लाख से ज्यादा नौकरियां मिली हैं और लगातार आगे हम इस काम को बढ़ाए जा रहे हैं। और नौजवानों की बात मैं कर रहा था, शहरों में खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का सफल आयोजन भी हुआ। देश भर में 222 विश्वविद्यालयों में आपके 7000 खेल प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया और बिहार में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 24 स्वर्ण, 12 रजत और 24 कांस्य पदकों के सहित लगभग 60 पदक जीतकर हमारा नाम रोशन किया है। महोदय, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे नौजवानों ने इस बात के लिए दर्शाया कि हम में जो ताकत है, जो ऊर्जा है, उसका लगातार हमारे नौजवान साथी उसका संचार कर रहे हैं। राजस्थान में एक बहुत बड़ी समस्या थी, वो पानी की समस्या। उस पानी को लेकर मैं भी परेशान था। जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूं, पीने का पानी वहां बहुत कम है और मैंने हमेशा इस बात की मांग भी रखी, लेकिन इनका राज था। 18 से 23 के बीच में लगातार ERCP की बात करते रहे, कागजों में सब कुछ चलता रहा, लेकिन ये प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं जिन्होंने आते ही सबसे पहला फैसला किया कि राजस्थान ERCP में कैसे काम आगे बढ़ सकता है। और हमारी सरकार ने रामजल सेतु लिंक की परियोजना, संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना पर काम किया। और मैं जानता हूं मेरे पड़ोसी साथी भी इस बात की चिंता कर रहे हैं, यह भी पानी से परेशान है, लेकिन ईसरदा बांध का पानी रामगढ़ बांध के में आने वाला है, उसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है। और मैं बता भी देना चाहता हूं, लगभग 14,676 करोड़ से अधिक के कार्यों के लिए LOA जारी हो चुकी है। और मैं इतना कह सकता हूं, आने वाले समय में इस परियोजना से बहुत सारे किसान भाइयों को, हमारे जनता जनार्दन को लाभ मिलेगा। और मैं तो बहुत आभारी हूं प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का, जिन्होंने मेरे 3 बड़े बांध, मेरे छितौली का बांध, मेरे बुचारा का बांध, मेरे जवानपुरा धावई का बांध और जो रामगढ़ बांध से पानी आएगा वो त्रिवेणी धाम है। त्रिवेणी जो महाराज हुआ करते थे, नारायणदास जी महाराज, उस धारा में जाकर गिरेगा और उन बांधों में पानी आएगा। मुझे आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद है इसका बहुत जल्दी काम भी शुरू होने वाला है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर हमारी भारत सरकार के द्वारा हरियाणा और राजस्थान के मध्य जो हमारा समझौता हुआ है, जो हमारे शेखावटी की बात कर रहे थे, कई साथी पीने के पानी को बड़ी चिंता कर रहे थे। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने ऐतिहासिक फैसला शेखावटी के लिए भी किया है। आपके 3 जिलों में पानी आने वाला है। और मैं सभापति महोदय कहना चाहता हूं, हमने बहुत सारे विभागों में, कई साथी अभी कह रहे थे हमें विकास दिखता ही नहीं है। विकास कैसे दिखेगा आपको? क्योंकि मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज हालात देख रहा हूं कांग्रेस कि मैं जो सामने मेरे साथी बैठे हैं, विधानसभा चल रही है और इनके 12-13 सदस्य माननीय इस विधानसभा में सदन में उपस्थित हैं। आपके जो जिस जनता ने आपको चुनकर भेजा, उनकी हालात क्या है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस पर चिंता करिए। राजस्थान की जनता इस पर विचार कर रही है कि जिन लोगों ने आपको मैंडेट देने का काम किया था, लेकिन उसका भी भरोसा आपने पूरा जीतने का काम किया नहीं। और मैं जो राजस्थान का सबसे बड़ा काम राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट
समिट जो हुई थी, कितना बड़ा काम हमारे मुख्यमंत्री और हमारी सरकार ने किया है। 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश राजस्थान में यहाँ हमारे प्रस्ताव प्राप्त हुए और जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पे अभी लाभ चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को यह दिखेगा नहीं क्योंकि कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, उसके बाद आप वो काम कैसे दिख सकता है। मैं माननीय सभापति महोदय निवेदन करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल्याणकारी पहल पर दायरा बढ़ाते हुए राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और राजस्थान के जननेता माननीय भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान के किसान का सम्मान बढ़ाने का काम किया। ये कांग्रेस के लोग उस किसान का कभी सम्मान नहीं कर सके और हमारी सरकार, जब भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार जब किसान का सम्मान करना चाहती है, उसका भी आप अपमान कर रहे हैं। हमने यही कहा कि किसान का हम सम्मान कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, समय तो ज्यादा आपने दिया है, लेकिन पहले ही आपने अपनी बेल बजा दी। समय का मैं लगातार इसको देख ही रहा हूं। साथ साथ मैं अब एक सदस्य ने कहा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी अप्रैल 2025 से दिसंबर 2025 तक 73,49,000 फसल बीमा पॉलिसी जारी कर 2,834 करोड़ रुपए की फसल बीमा क्लेम का वितरण हमारी सरकार ने किया है। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, मुझे कहते हैं बड़े फक्र के साथ मैं कहता हूं, अरे ये जहां पर देवी देवताओं की धरती, जहां पे ऐसे ऐसे हमारे लोक देवताओं ने जन्म लिया, जिनकी कृपा हमेशा हम पर रही है, और उसी राजस्थान में हम लोग जन्मे हैं। मैं याद करना चाहता हूं ऐसे हमारे तेज तपस्वी जो वीरदयाल जी महाराज, समाप्त कीजिए, देवनारायण जी महाराज, रामदेव जी महाराज, गोगा जी महाराज, बाबू जी महाराज, लोक देवियां करणी माता, जीण माता, साकंबरी माता, शीतला माता, जमाय माता, तरोट माता, चामुंडा माता, अरे जिक्र क्यों नहीं करेंगे। हम सनातनी लोग हैं और राजस्थान के विकास के लिए हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म बनता है। बहुत लंबा, मेरा विषय तो बहुत लंबा था, लेकिन आपकी लगातार सूचना मुझे मिल रही है। लेकिन मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं, जिस विकास के पथ पर हम लोग चले, मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। हमारे सभापति महोदय, विकास का मजबूत आधार चाहिए, आपस में भाईचारा और प्यार चाहिए, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे विकास की करण, इसलिए भाजपा का नेतृत्व हर बार चाहिए। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुजर, श्री सुरेश, धन्यवाद सभापति महोदय। 1 मिनट सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं सदन का समय आज की कार्यसूची समाप्त होने तक के लिए बढ़ाया जाए। बढ़ाया जाए, बढ़ाया गया, कार्यसूची समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया गया।